नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज शनिवार दिनांक 23 मई 2026 समाचार पत्र की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। राजनीति जनसेवा का माध्यम है, यदि इसे स्वार्थ के लिए उपयोग किया जाए तो यह समाज के लिए अभिशाप बन जाती है। आज का सुविचार आपने देखा। अब एक छोटे से विश्राम के बाद शादी और ब्याह की शुरुआत, आराधना साड़ी के साथ। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, L2 बीजलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती, जवाहर रोड, अमरावती। विश्राम के बाद आपका पुनः स्वागत है। अब नजर डालते हैं महाराष्ट्र की विस्तृत घटनाओं पर। आइए डालते हैं आज की सबसे बड़ी न्यूज पर। अमरावती के दिल में खड़ी यह इमारत कभी शिक्षा का मंदिर थी, आज सवालों का मलबा बन चुकी है। नेहरू मैदान में स्थित शहर की पहचान लाल डब्बा स्कूल, जहां कभी बच्चों की आवाजें गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा, गंदगी और कब्जों के आरोप दिखाई दे रहे हैं। करीब 98 साल पुराने इस ऐतिहासिक घरों पर अब घुमंतु समूह के डेरा जमाने की चर्चा है। कक्षाएं गोदाम बन गई है, महापुरुषों की तस्वीरें धूल में दब गई और शहर पूछ रहा है, क्या अमरावती अपनी विरासत खो रहा है? सिटी न्यूज अमरावती लेकर आया है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। आइए देखते हैं ऐतिहासिक लाल डब्बा स्कूल पर घुमंतुओं का कब्जा। कैमरे में दिखाई दे रही यह इमारत अमरावती के गौरवशाली इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। नेहरू मैदान परिसर में स्थित नाना साहेब गोखले स्मारक भवन का निर्माण वर्ष 1928 में किया गया था। लगभग 18 कमरों वाली इस इमारत में पहली से 10वीं कक्षा तक विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी। शहर की कई पीढ़ियां इस विद्यालय से शिक्षित होकर निकली और समाज में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। लेकिन समय के साथ यह इमारत प्रशासनिक उपेक्षा की शिकार होती चली गई। वर्ष 2018 में भवन को जर्जर बताते हुए स्कूल बंद कर दिया गया। इसके बाद भवन के संरक्षण, पुनर्निर्माण अथवा पुनर्विकास को लेकर कोई ठोस योजना सामने नहीं आई। परिणाम स्वरूप आज यह धरोहर खंडहर का रूप ले चुकी है। भवन के भीतर प्रवेश करते ही स्थिति की गंभीरता साफ दिखाई देती है। कई कमरों में भंगार का सामान जमा है, कहीं लकड़ी और प्लास्टिक का कचरा पड़ा है तो कहीं घरेलू उपयोग की सामग्री दिखाई देती है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि शहर में घूमने वाले कई घुमंतु समूहों ने इस परिसर को स्थायी ठिकाना बना लिया है। कभी विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए बने कमरे अब गोदामों में बदल चुके हैं। भवन के कई हिस्सों में गंदगी फैली हुई है। शौचालय व्यवस्था न होने के कारण परिसर के विभिन्न हिस्सों का गलत उपयोग किया जा रहा है। इससे स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। सबसे चिंताजनक स्थिति उन कक्षाओं की है जहां कभी महापुरुषों की तस्वीरें विद्यार्थियों को प्रेरणा देती थी। आज उन्हीं तस्वीरों पर धूल की मोटी परत जमी हुई है। टूटती दीवारें, उखड़ता प्लास्टर और गायब होते दरवाजे प्रशासनिक उदासीनता की कहानी बयां कर रहे हैं। स्थानीय इतिहासकार बताते हैं कि नेहरू मैदान केवल खेल और सभाओं का मैदान नहीं रहा, बल्कि यह शहर की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र भी रहा है। यहाँ अनेक ऐतिहासिक सभाएं आयोजित हुई। वरिष्ठ नागरिकों के अनुसार विद्यालय के उद्घाटन और स्वतंत्रता आंदोलन काल से जुड़ी कई स्मृतियां इस परिसर से जुड़ी हुई है। स्थानीय स्तर पर भी यह चर्चा है कि कोरोना काल के दौरान इस बहुमूल्य जमीन पर बिल्डरों की नजर पड़ी थी, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ सका। इसी कारण नागरिकों में आशंका है कि यदि भवन को संरक्षित नहीं किया गया तो भविष्य में यह ऐतिहासिक पहचान हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। हाल ही में मनपा के मनोनीत सदस्य दिनेश भूप और अनिल अग्रवाल ने परिसर का दौरा किया। भवन की स्थिति देखकर उन्होंने तत्काल मनपा आयुक्त वर्षा लड्डा से संपर्क किया और पूरे परिसर की सफाई तथा संरक्षण की दिशा में कदम उठाने की मांग की। इस दौरान शिक्षणाधिकारी प्रकाश मेश्राम को भी मौके पर बुलाया गया और भवन की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया गया। अधिकारियों को बताया गया कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो यह स्थान कानून व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। कुछ दिन पहले मनपा आयुक्त वर्षा लड्डा ने स्वयं नेहरू मैदान का दौरा किया था। उस दौरान भी घुमंतु समूहों और परिसर की अव्यवस्थित स्थिति एक प्रमुख मुद्दा बनकर सामने आई थी। कैलासवासी नानासाहेब गोखले स्मारक या ऐतिहासिक वास्तूमध्ये आलो आहे, ज्याला नेहरू मैदानची शाळा किंवा लाल डब्बा म्हणून ओळखल्या जाते। स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून ही इमारत या ठिकाणी वास्तव्याला आहे। 1928 साली या इमारतीचे कामकाजाला सुरुवात झाली आहे, निर्माण होऊन पूर्ण झाली आहे। सगळ्यात महत्त्वाचा विषय
देशगौरव नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या शुभ हस्ते या शाळेची सुरुवात झालेली आहे. आज जवळपास महापालिका प्रशासनाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे आणि प्रशासकीय राजवटीच्या 4 वर्षामध्ये अत्यंत भीषण अशी अवस्था या शाळेची झाली आहे. या शाळेचा निवारा म्हणून या भागातील गोरगरीब लोक याचा निवास म्हणून वापर जरी करत असले तरी याच्यावर जो जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष झालेलं आहे त्यामुळे एका खंडरसारखी हिची अवस्था झालेली आहे. आणि या समवेतच या पटांगणातून जाणाऱ्या येणाऱ्या लोकांना सुद्धा अत्यंत त्रास सहन करावा लागत आहे. अशा तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर आज मी सन्माननीय अनिलभाऊ अग्रवाल, सन्माननीय विशालभाऊ कुलकर्णी या सगळ्या लोकांनी या ठिकाणी व्हिजिट दिली आणि प्रशासनाला आयुक्तांशी चर्चासुद्धा केलेली आहे. अशी आशा बाळगतो की प्रशासन आणि महापालिकेची बॉडी या सगळ्या गोष्टीवर लक्ष ठेवून या ऐतिहासिक वास्तूचं जतन आणि याचं सौंदर्य कसं खुलवता येईल या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करतील. धन्यवाद. अब नागरिकों की नज़र प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई है. सवाल यह है कि क्या अमरावती की लगभग 1 सदी पुरानी इस ऐतिहासिक धरोहर को हेरिटेज भवन घोषित किया जाएगा? क्या इसका पुनरुद्धार होगा? क्या यहाँ संग्रहालय, वाचनालय, सांस्कृतिक केंद्र या शैक्षणिक स्मारक बनाया जाएगा, या फिर प्रशासनिक उदासीनता के चलते यह इमारत इतिहास के पन्नों तक सीमित होकर रह जाएगी? अमरावती की पहचान और विरासत से जुड़े इस सवाल का जवाब अब प्रशासन को देना होगा. करीब 98 वर्ष पुरानी यह ऐतिहासिक इमारत आज संरक्षण की गुहार लगा रही है. कभी यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं की सभा हुई, कभी शिक्षा का मंदिर रही. यह धरोहर अब अव्यवस्था और उपेक्षा का प्रतीक बनती जा रही है. यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियां केवल तस्वीरों में ही अमरावती के इस गौरवशाली इतिहास को देख पाएंगी. अब देखना होगा कि प्रशासन विरासत बचाने की जिम्मेदारी निभाता है या यह धरोहर सिर्फ धीरे धीरे इतिहास बनकर रह जाती है. यह सिर्फ एक इमारत नहीं, अमरावती के 98 वर्षों के इतिहास की आखिरी सांसें है. नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है. अमरावती शहर के कृष्णार्पण कॉलोनी क्षेत्र में सतर्क नागरिकों और पुलिस की तत्पर कार्रवाई के चलते चोरी करने वाले संदिग्ध आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है. इस कार्रवाई में चोरी का सामान भी बरामद किया गया है और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. खास बात यह है कि नागरिकों का आरोप यह है कि यही संदिग्ध पहले भी इलाके में घूमते दिखाई दिए थे. आइए देखते हैं सिटी न्यूज की विस्तृत रिपोर्ट. 22 मई की सुबह लगभग 5 बजे कृष्णार्पण कॉलोनी क्षेत्र में कुछ संदिग्ध कटला कबाड़ ढोने वाली गाड़ी को लेकर पहुंचे थे. स्थानीय लोगों के अनुसार ये संदिग्ध इससे पहले भी 19 मई को भी इलाके में दिखाई दिए थे और उस दौरान उनकी गतिविधियां सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई थी. आज जब वे चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे तभी स्थानीय नागरिकों की नजर उन पर पड़ गई. लोगों ने शोर मचाया जिसके बाद संदिग्ध मौके से भागने का प्रयास करने लगे. इस दौरान कुछ जागरूक नागरिकों ने संदिग्धों का पीछा किया और तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी. आरोप है कि भागते समय संदिग्धों ने नागरिकों पर पथराव किया और हमला करने की कोशिश भी की. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए संदिग्धों को हिरासत में ले लिया. साथ ही चोरी कर ले जा रहा सामान भी बरामद कर लिया गया. इस मामले में श्री जोग के घर से चोरी किया वेल्डिंग मशीन, हेवी चैनल और अन्य लोहे का सामान ले जाने की जानकारी सामने आई है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी गए सामान का कुछ हिस्सा बरामद कर लिया और मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी. स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कुछ लोग पुराने सामान खरीदने के नाम पर कटला लेकर इलाके में घूमते हैं, जबकि कुछ लोग भीख मांगने के बहाने कॉलोनियों में प्रवेश करते हैं. नागरिकों ने आरोप लगाया है कि इन समूहों के साथ कई बार नाबालिग लड़के और लड़कियां भी दिखाई देते हैं. कृष्णार्पण कॉलोनी क्षेत्र में हुई चोरी की घटना के संबंध में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संदिग्धों को हिरासत में लिया है. चोरी गए सामान में से कुछ सामग्री बरामद कर ली गई है तथा प्रकरण में अपराध दर्ज किया गया है. सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच जारी है. नागरिकों से अपील है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पुलिस को दे. दिनांक 22/5/2026 रोजी
फिर्यादी यांनी एक तक्रार दिली होती पोलीस स्टेशनला की त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितले की त्यांच्या घराच्या आवारात असलेले बॅटरी, गाडीची बॅटरी तसेच लोखंडाचे इतर सामान असे काही मौल्यवान वस्तू हे काही महिला आणि पुरुष कटल्यामध्ये टाकून घेऊन गेलेले आहेत. त्या सदर तक्रारीवरून पोलीस स्टेशनला गुन्हा नोंद केला. CCTVच्या आधारे सदर आरोपीचा शोध घेतला आणि सदर गुन्ह्यामध्ये 3 महिला आरोपी आणि 1 पुरुष आरोपी त्यांचा साथीदार यांना अटक करण्यात आलेली आहे. त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली. तसेच त्यांच्याकडून चोरी गेलेला मुद्देमाल जवळपास 35,000चा मुद्देमाल, त्याच्यामध्ये काही ॲल्युमिनियमची भांडी आहेत, 6 सिलेंडर्स आहेत, पुन्हा बॅटरीज आहेत आणि लोखंडी सामान आहे. ह्या सर्व गोष्टी त्यांच्याकडून जप्त करण्यात आलेल्या आहेत. सर्व नागरिकांना हेच आव्हान आहे की बाहेरच्या जे काही ते आवारामध्ये अशा मौल्यवान वस्तू वगैरे ठेवू नका आणि जर अशा प्रकारे तुम्हाला कोणी संशयास्पद फिरताना आढळले तर कृपया आपण पोलीस स्टेशनला संपर्क साधावा किंवा 112 या पोलिसांच्या हेल्पलाईनला आपण तक्रार नोंदवा. धन्यवाद. कृष्णार्पण कॉलोनी में नागरिकों की सतर्कता और पुलिस की त्वरित कार्रवाई के कारण संदिग्ध आरोपियों को पकड़ना संभव हो सका. अक्सर छोटी मोटी चोरियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन समय पर शिकायतकर्ता से बड़ी घटनाओं को रोका जा सकता है. इस कार्रवाई ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जागरूक नागरिक और सक्रिय पुलिस व्यवस्था मिलकर अपराध जगत पर प्रभावी अंकुश लगा सकते हैं. नागपुर में प्रतिबंधित तंबाकू की बिक्री करने वालों के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन थंडर के तहत विशेष अभियान चलाया है. अजनी पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त कार्रवाई में ओंकार नगर क्षेत्र में भारी मात्रा में प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू और पान मसाला जब्त किया गया है. ऑपरेशन थंडर के तहत अजनी पुलिस और अन्य सुरक्षा अधिकारियों ने ओमकार नगर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की. द केक जोन दुकान के सामने 2 पहिया वाहन से प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू की बिक्री होने की जानकारी पुलिस को मिली थी. इसके बाद जाल बिछाकर पुलिस ने प्रमोद रामेश्वर तितरे को रंगे हाथ पकड़ लिया. जांच के दौरान आरोपी के पास से और उसके घर पर की गई छापेमारी में विमल, राजश्री और केपी जैसे नामी ब्रांड का बड़ा स्टॉक बरामद हुआ. इस कार्रवाई में कुल 85 किलो 703 ग्राम प्रतिबंधित तंबाकू और पान मसाला जब्त किया गया. इसके साथ ही 2 पहिया वाहन सहित कुल 2,01,782 रुपयों का माल पुलिस ने जब्त किया है. आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच अजनी पुलिस कर रही है. प्रतिबंधित तंबाकू के खिलाफ यह कार्रवाई शहर में चल रहे ऑपरेशन थंडर अभियान की एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है. इस कार्रवाई से यह साफ हो गया कि प्रतिबंधित तंबाकू की बिक्री के खिलाफ प्रशासन अब और अधिक सख्त तथा आक्रामक रुख अपना रहा है. ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें, ताजे खबरों के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज. नागपुर के नंदनवन क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. मामूली विवाद के चलते एक युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या किए जाने का मामला उजागर हुआ, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. और इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. नागपुर के नंदनवन पुलिस थाना क्षेत्र गली नंबर 1 में एक सनसनीखेज हत्या की घटना सामने आई है. मृतक युवक की पहचान संजय उर्फ दुर्गा शंकर ठाकुर के रूप में हुई है. मिली जानकारी के अनुसार दोपहर के समय मृतक संजय और आरोपी आयुष तथा अभिषेक के बीच मामूली कारण को लेकर विवाद हुआ था. इस विवाद को लेकर दोनों आरोपी रंजिश रखे हुए थे. शाम करीब 6:30 बजे के आसपास आरोपियों ने संजय को गली नंबर 1 में रोक लिया. इसके बाद पुराने विवाद को लेकर उस पर बड़े पत्थर से हमला करने का आरोप है. इस हमले में गंभीर रूप से घायल होने के कारण संजय की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही नंदनवन पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. डेटर्स में कौन आरोपी? कल रात में 6:30 बजे मृतक नाम है संजय उर्फ मोनू दुर्गा शंकर ठाकुर, ये नंदनवन झोपड़पट्टी गली नंबर 1 में खड़ा था. उस टाइम में आरोपी नाम है आयुष
लुडेलकर और अभिषेक विनोद हुमने, ये दोनों ने आके उनकी जो पिछली रिवेलरी थी, कुछ दोपहर में उनका छोटे से कारण से जो वारदात हुई थी उसका बदला लेने के लिए उन्होंने उसके ऊपर चाकू और पत्थर से हमला किया, उसमें उसकी डेथ हो गई। उसके हिसाब से यहाँ पे पुलिस थाना नंदनवन में अपराध क्रमांक 218/2026 BNS 103 के तहत में गुनाह दाखिल हुआ है। अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। मामूली विवाद से हुई इस हत्या ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। इस प्रकरण में आगे कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आती है, इस पर सभी की नजर टिकी है। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी और ताजा खबरों के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। आप सिटी न्यूज चैनल केबल टीवी पर भी देख सकते हैं। अमरावती जिले के और इधर महाराष्ट्र के दर्शकों घर बैठे अपने केबल पर टीवी न्यूज की खबरें देख सकते हैं। जल्दी ही हम आपके करीब पहुंचने वाले हैं। अगर आपके टीवी पर सिटी न्यूज चैनल नहीं दिख रहा है तो अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। आप सिटी न्यूज को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देख सकते हैं और इसके लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यूट्यूब पर सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि सबसे पहले खबरें आप तक पहुंचे। साथ ही हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल फॉलो करें। आप हमें व्हाट्सएप पर भी जुड़कर समाचार प्राप्त कर सकें। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा है। यह समाचार पत्र यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नई घटनाओं के साथ, नए समाचारों के साथ। नमस्कार। हर खबर पर पैनी नजर, हर मुद्दे पर सटीक वार, यही है सिटी न्यूज की पहचान। जहाँ सच्चाई की आवाज दबाई जाती है वहाँ सिटी न्यूज उठाता है सवाल। हर स्क्रीन पर, हर प्लेटफॉर्म पर हमारी मौजूदगी बोलती है। सिटी न्यूज हमेशा सच के साथ।